तो यार ठंड बढ़ गई है नए साल के साथ, लेकिन ठंड के साथ साथ प्रीमियर लीग में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है क्योंकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंच गई है टॉप 4 में। तो भाई अपने लिए तो अभी शुरू हुआ है टूर्नामेंट, अब मज़ा आएगा वीडियो। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करने को। मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा हुआ है, एक बार फिर से बात करेंगे कहाँ कहाँ पे हमारी कमियां हैं, ट्रांसफर विंडोज़ को लेके क्या चल रहा है और क्या विंटर ट्रांसफर विंडो में हमको क्या देखने को मिल सकता है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को करने की ज़रूरत है। और एक और रोनाल्डो ने जो फाइनली अल नसर की तरफ फाइनली वो मूव कर गए हैं, और जो उनके न्यू कासल को लेके जो एक क्लॉज की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, किस सोर्स से वो बात आ रही है। तो ये 3-4 चीज़ें होंगी जो इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही देखना चाहते हो तो आपको टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप अपनी मनपसंद सेक्शन देख सकते हैं। तो यार अगर मैं शुरू करूं तो वैसे तो कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीज़ें लास्ट के लिए बचानी चाहिए जब खाना खा रहे हो, लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं अच्छी चीज़ों के साथ, क्योंकि नया साल की शुरुआत हुई और हमारे लिए एक हैप्पी न्यूज़ लेके आया है। और वो हैप्पी न्यूज़ ये है कि वी हैव फाइनली एंटर्ड इनटू टॉप 4। एक मिनट बिलीव करने दो यार। मतलब जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो पहले 2 मैचेस हमने जिस तरह से हारे थे, और एकदम से वो जो एरिक टेन हैग के आने के बावजूद जो एक बात कही जा रही थी कि क्या एरिक टेन हैग कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब एरिक टेन हैग ने फाइनली अब थोड़ा थोड़ा अपना एक जो होता है ना, एक अपना वो ग्लैम दिखाना शुरू कर दिया है, अपना शाइन करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी मैं कहूँगा कि अभी हमने लास्ट 2 मैचेस जो खेले हैं वो नॉटिंघम फॉरेस्ट और बर्नमथ के अगेंस्ट खेले हैं, जो कि उतनी अच्छी टीमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम खेले हैं दैट शोज कि वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दैट शोज दैट वी आर इम्प्रूविंग एंड दैट शोज दैट वी हैव पोटेंशियल टू गो प्लेसेस। अब लास्ट वीडियो में मैं इसके बिल्कुल उल्टा कह रहा था, लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इसके कुछ रीजन हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस समय मैन यूनाइटेड के लिए, तो सबसे पहले जो मैं कह ही चुका हूँ कि हम लोग टॉप 4 में एंटर कर गए हैं। अच्छी चीज़ जो हो रही है, अगर मैं पिछले 7 दिनों की बात करूं तो 2 मैचेस हमने खेले हैं, एक वुल्व्स के अगेंस्ट और एक बर्नमथ के अगेंस्ट। दोनों ही मैचेस में अगर सबसे कोई की प्लेयर मेरे को लगता है जो बहुत अच्छे से निखर के आया है वो है रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड को जिस तरह से एरिक टेन हैग ने यूज़ किया है दैट इज़ फिनोमिनल। मतलब राइट विंग पे मार्कस रैशफोर्ड खेल रहा था यार बर्नमथ की गेम में। मैंने मार्कस रैशफोर्ड को राइट विंग पे इतना अच्छा खेलते हुए कभी भी नहीं देखा। राइट विंग पे मैं इमेजिन ही नहीं किया था कि वो राइट विंग पे भी इस तरह का खेल सकते हैं। उन्होंने वुल्व्स वाली गेम में विनर स्कोर किया था, और आपको बताऊं कि उनको बेंच पे रखा गया था, उनको स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली थी। बेंच पे उनको इसलिए रखा गया था क्योंकि वो ओवर स्लीप कर गए थे, और एरिक टेन हैग ने उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था कि आपको मैं स्टार्टिंग 11 में नहीं रखूंगा। तो ये भी दिखाता है कि एरिक टेन हैग्स रूल्स ऑफ द गेम जो है अपने इनसाइड द ड्रेसिंग रूम बिल्कुल सेट कर देना चाहते हैं कि आई एम द मैनेजर हियर, और जो मैं कहूँगा वैसे चलेगा, मेरे अकॉर्डिंगली टीम चलेगी। और अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक करोगे तो चाहे आप प्लेयर का नाम कुछ भी हो, डिसिप्लिनरी एक्शन सबके लिए होगा। और ये एक अच्छी चीज़ है। देखो कोई भी क्लब हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो डिसिप्लिन से चलती है, और अगर आपका मैनेजर जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो क्लब कहीं ना कहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बिखरने लगती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। रैशफोर्ड की तारीफ इसलिए भी मैं करूंगा कि उन्होंने कैरेक्टर शो किया, उन्होंने मुंह नहीं बनाया कि मुझे बेंच पे बिठा दिया एक छोटी सी गलती के लिए। उन्होंने बेंच से आके कैरेक्टर शो किया, फुल जील के साथ खेले और विनर स्कोर किया, और टीम को क्रूशियल 3 पॉइंट्स दिलाए। तो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो अच्छी हो रही है हमारी टीम के लिए, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो है कैसेमीरो का फॉर्म। कैसेमीरो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, एक बहुत ही क्रूशियल मिडफील्डर बन के वो निकल के आए हैं अभी हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, एग्जैक्टली जिसकी ज़रूरत हमको थी। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हमें एक अच्छा एक सेंट्रल डिफेंडर मिले जो कि मिडफील्ड के रोल को भी अच्छे से निभाया। भाई कैसेमीरो एकदम से कहते हैं ना जैसे वो पानी में नमक घुल जाता है, उस तरह से घुल गए हैं कैसेमीरो, और बहुत ही, चाहे उनका आप इंटरसेप्शन रेट देख लो बहुत हाई है, और टैकल्स भी वो विन कर लेते हैं ऑलमोस्ट सारे ही। तो और फिर जिस तरह के जो वो अटैक बनाते हैं ऑलमोस्ट सारे पेनाल्टी बॉक्सेस में जाके ही खत्म होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आल्सो लीड टू गोल्स। तो ये अच्छी चीज़ हुई है। एक और अच्छी चीज़ जो हुई है, एंड आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि ल्यूक शॉ जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि राफेल वेरान और वैम्बिसाका और ये जब उनके साथ में होते हैं, और जहाँ पे डिएगो डेलो जब आ जाएंगे, तो ल्यूक शॉ ने क्या परफॉर्मेंस दी है। खास करके अगर अब मैं बर्नमथ वाले मैच की बात करूं तो जो सेकंड गोल हुआ है जहाँ पे ल्यूक शॉ ने बॉल कैरी करके वो लेके गए हैं, देन उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस को पास करी, ब्रूनो फर्नांडिस ने किक इन किया गर्नाचो के लिए, देन गर्नाचो ने वापस से
पास दिया जो ल्यूक शॉ एक ऐसा लगा जैसे कोई एक स्ट्राइकर होता है ना, कट इन करके उनके बर्नमथ के डिफेंडर्स में से बिल्कुल एक राइट पोजीशन पे खड़े थे और एक वन टच लिया और गोल। मतलब ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट प्ले, मज़ा आ गया देखने में। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हाईलाइट्स में ये सेकंड गोल कम से कम 10-12 बार देख चुका हूँ और जितनी बार देखो उतना कम है। अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो यार ब्रूनो फर्नांडिस को कैसे हम छोड़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी उनकी तारीफ की थी और एक बार फिर से बर्नमथ वाले गेम में कोई ये चीज़ कह सकता है कि ब्रूनो फर्नांडिस शायद थोड़े ऑफ लगे, लेकिन वो ऑफ नहीं थे, मेरी माने तो वो ऑफ नहीं थे। दैट इज़ हिज स्टाइल ऑफ प्ले कि वो होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है कि बॉल को होल्ड करके रखेंगे और बॉल घुमाते रहेंगे, उस तरह के उनका स्टाइल ऑफ प्ले वैसा नहीं है। वो आगे आके बॉल को गोल में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो रिस्क टेकिंग प्लेयर हैं, वो रिस्क लेंगे। तो जो ब्रूनो का रोल है ना कि जिस तरह से वो पूरी पिच में कहीं भी घूम सकते हैं, गोल भी मार सकते हैं, सो अगर उस क्राइटेरिया पे मैं जज करूंगा ब्रूनो फर्नांडिस को, तो ब्रूनो फर्नांडिस भी बहुत निखर के हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। कैसेमीरो और एरिक्सन की परफॉर्मेंस अगर मैं बर्नमथ वाले मैच में बात करूं तो भाई, और चाहे मैं वुल्व्स वाले गेम में बात करूं, इन दो प्लेयर्स के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये दोनों प्लेयर जिस तरह से खेल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू प्ले फॉर ए क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक क्लब जिसकी लेगेसी हो, ठीक है, जो क्लब जाना जाता हो किसी चीज़ के लिए, जब आप उस क्लब की जर्सी हॉर्न करते हो ना, ये वाली जर्सी जब आप हॉर्न करते हो, आप पहनते हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है, ये दोनों प्लेयर अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कैसेमीरो और एरिक्सन मतलब जान डालते हैं। और कैसेमीरो कहाँ से आए हैं? रियल मैड्रिड से। अब मतलब वो रियल मैड्रिड वो क्लब है जिसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक किसी को कुछ बताने की जरूरत। वो क्लब है जिसको जीतना जिसकी आदत है, और एक टाइम था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में वो उस तरह का क्लब हुआ करता था। तो कैसेमीरो और एरिक्सन वो वाला इंटेंट पूरा शो कर रहे हैं एंड ब्रिलियंटली दे आर डूइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली मोमेंटम पकड़ लिया है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हम लास्ट सीजन में जो हम देख रहे थे कि हम इजी मैचेस को लूज कर रहे थे, यानी कि वो टीम्स के अगेंस्ट जिनके खिलाफ हमको जीतना चाहिए और क्रूशियल 3 पॉइंट्स ले लेने चाहिए, जो रिलेटिवली ईजियर मैचेस होते हैं, उनमें हम हार जा रहे थे या एटलीस्ट ड्रॉ खेल रहे थे, तो पॉइंट्स बहुत ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जो ईजी मैचेस हैं जैसे बर्नमथ हो गया, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गया, वल्व्स हो गया, हम उनके अगेंस्ट जीत रहे हैं और पॉइंट्स लूज नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि हम मोमेंटम लूज नहीं कर रहे हैं। पिछले सीजन में ऐसा नहीं था, हम एक मैच जीतते थे 2 हार जाते थे, 2 मैच जीतते थे 1 हार जाते थे, पहले हाफ में अच्छा परफॉर्म करते थे, दूसरे हाफ में पूरा ही गुड़गोबर कर देते थे। तो लेकिन दैट इज नॉट हैपनिंग दिस सीजन और इसी की वजह से हम लोग जो है फाइनली टॉप 4 में आ गए हैं। हालांकि हम 2 मैच इनिशियली हारे थे। सच बताऊं तो जब हम 2 मैच इनिशियली हारे थे, मैंने नहीं इमेजिन किया था कि विंटर विंडो आते आते हम लोग टॉप 4 में होंगे। तो आई एम कम्प्लीटली ऑन क्लाउड 7 राइट नाउ। लेकिन बिल्कुल अभी होल्ड करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हमारे बहुत क्रूशियल मैचेस आ रहे हैं मैन सिटी के अगेंस्ट, और इस महीने हमको बहुत क्रूशियल मैचेस करना है। 14 तारीख को हमारा मैनचेस्टर डर्बी है। सो सही टेस्ट तो तब होगा मुझे लगता है। अभी भी जो वुल्व्स और बर्नमथ के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला है, दैट इज़ नॉट द लिटमस टेस्ट फॉर आवर परफॉर्मेंस। लिटमस टेस्ट होगा मैन सिटी के अगेंस्ट, और मैं एज ए फैन बिल्कुल चाहूँगा कि हम बदला लें। जो उन्होंने हमारे ग्राउंड पे आके हमको जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी, एक बहुत ही बेरहम तरीके से, बहुत ही हमको एम्बेरस किया था उन्होंने, 6-3 से हमको हराया था। मैं चाहता हूँ कि अगर उस तरह की नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उनको उनके होम ग्राउंड पे जाके डिफीट करें, तो एक बदला भी हो जाएगा और हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, अभी हम प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं और न्यूकासल के साथ पॉइंट्स के साथ बराबरी पे हैं। हम सिर्फ गोल डिफरेंस में उनसे पीछे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम मैन सिटी के अगेंस्ट मैच जीत जाए, एंड दैट मैच इज़ वेरी क्रूशियल। एक और चीज़ जो अच्छी हो रही है कि एरिक टेन हैग जो है ना, मतलब वो इन ऑर्डिनरी प्लेयर्स को, ल्यूक शॉ, रैशफोर्ड, जिनसे कि उतनी उम्मीदें नहीं लगाई जाती थी, जिनको अभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं माना जा रहा था, उनको मतलब ही इज़ टर्निंग दिस स्क्रैच इनटू गोल्ड, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है। एक जो टीम परफॉर्मेंस निकलवा रहा है ना ये इन प्लेयर्स के साथ। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बेस्ट पोजिशंस, तो you will have a team which has 11 best players, but you cannot have a team which is best. लेकिन यहाँ पे वो प्लेयर हो सकता है they are not the best in their position, पर as a team
बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और इसी काम के लिए एरिक टेन हैग को लाया गया था। इसी तरह की परफॉर्मेंस कुछ उन्होंने आईएक्स में दी थी, जिसको देख के उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब का कोच बनाया गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब की एक कमान उनके हाथों में दी गई थी। अभी कुछ चीज़ें जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छी नहीं की हैं लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छी हो गई हैं, वो ये है कि चेल्सी हो या स्पर्स हो या सिटी हो, इन तीनों ही टीम्स ने अपने पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप किए हैं अपने मैचेस में, जिसकी वजह से हमारी टॉप 4 की जो कंटेंशन है, जो रेस है, वो हमारे लिए थोड़ी सी आसान हुई है। और अब हमें करना बस ये है कि अपने मोमेंटम को जारी रखना है। हमें थोड़ा सा भी अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खुद में वो प्राइड लेके आने की ज़रूरत नहीं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस तरह से चल रहे हैं अपने इस प्रोसेस में बिलीफ रखना है, फेथ रखना है, इसी तरह से मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। जो कहते हैं ना कि 1 पॉइंट एट ए टाइम, तो वी विल कॉन्कर दिस प्रीमियर लीग 3 पॉइंट्स एट ए टाइम। हर मैच में 3-3 पॉइंट जीतते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक और चीज़, इन सारे प्लेयर्स में स्ट्राइकर्स, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स की बात होती है, लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और बड़ी अच्छी हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को के साथ, और जिसको देख के थोड़ा सा इमोशनल भी मैं हो जाता हूँ, एंड दैट इज़ आवर गोलकीपर डेविड डेया। अगर आप चाहे वुल्व्स वाले मैच की बात करो, चाहे बर्नमथ वाले मैच की बात करो, दोनों ही मैचेस में डेविड डेया अगर ना होते तो हम शायद वो मैच हार जाते या ड्रॉ भी हो सकता था। उन्होंने, अगर मैं वो कहते हैं ना वो क्राइम फिक्शन वाली टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से उन्होंने सेव्स किए हैं गोल्स। तो और ये खिलाड़ी जो है ये 10 साल से, मतलब 2010 में वो एक बार जो प्रीमियर लीग शायद हमने जीता था, तो तब से ये हमारे साथ है और इसने ट्रॉफीज़ नहीं जीती, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रॉफीज़ नहीं जीती। ये खिलाड़ी डिजर्व करता है ट्रॉफी। और अभी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, डेविड डेया ने कहा है कि मैं इस क्लब के साथ ही एंड करना चाहता हूँ अपना करियर, मतलब ही इमोशनली फील्स फॉर दिस क्लब। तो और डेविड डेया, अगर आप देखो कि आइकर कैसिलस की प्रोडिजी है वो स्पेन में, तो आइकर कैसिलस, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा, और प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स ऑफ ऑल टाइम इज आइकर कैसिलस, उनके बाद उन्होंने स्पेन को संभाला था। तो डेविड डेया हैज़ बीन ग्रेट। उनका जो भी क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, वो ट्रोल वोल लेवल पे अलग बात है, लेकिन डेविड डेया हैज़ बीन फिनोमिनल। और अभी इस सीज़न में ही हैज़ बीन कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग। अगर डेविड डेया ना होते तो हम इस पोजीशन पे नहीं होते, तो उनकी तारीफ करना भी बनता है। और जिस तरह से वो अपनी कह रहे हैं कि रिन्यू किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी कट लेके, दिखाता है कि वो किस तरह से, किस लेवल पे लॉयल है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। पर ये सब तो होगी अच्छी बातें। अब क्योंकि इतनी सारी अच्छी बातें हैं करने को, कहीं ना कहीं जब आप मैच जीत रहे होते हो, जब आप मोमेंटम पकड़ रहे होते हो, जब आप टॉप 4 में आ रहे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हो अपनी कमियों को, अपनी जहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल देयर आर सम थिंग्स जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारा डिफेंस जो है थोड़ा वल्नरेबल है। जैसा मैंने कहा कि डेविड डेया ना होते तो शायद हम मैच हार भी सकते थे या ड्रॉ भी खेल सकते थे, यानी कि हम पॉइंट्स ड्रॉप कर देते और टॉप 4 में ना होते। तो यार डिफेंस को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब अलेसांड्रो मार्टिनेज वापस आ गए हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको वर्ल्ड कप विनिंग वाला वो एक जिस तरह का उनका वेलकम हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ही डिजर्व्ड दैट। तो लेकिन अब हमको थोड़ा डिफेंस पे काम करना होगा। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है, दोनों ही मैचेस में खटकी है, वुल्व्स वाले में भी और बर्नमथ वाले में, वो है एंटनी मार्शियल का परफॉर्मेंस। एंटनी मार्शियल, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एंटनी मार्शियल इज़ नॉट परफॉर्मिंग टू द हाइप ऑफ ए प्लेयर दैट ही इज़, क्योंकि एंटनी मार्शियल जो है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन दोनों ही मैचेस में उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। हेडर मिस किया, बिल्कुल सामने से एक ओपन गोल मिस किया। और एक और चीज़ जो ख़राब है हमारे साथ, दैट इज़, जो मैं लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ, दैट इज़ कि हमारे पास डेप्थ नहीं है। अभी पिछले मैच में हमारे एंटनी मार्शियल अब इंजर्ड भी हो चुके हैं, वो ख़राब फॉर्म में तो थे ही, अब इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम इलांगा और गर्नाचो पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, वो अभी यंग ब्लड हैं। उनको अब बड़े मैचेस जिताने की या क्रूशल मोमेंट्स पे क्लच मोमेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं हम ला सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय हमें कोई चीज़ करने की है, दैट इज़ टू साइन प्लेयर्स, एंड नॉट ओनली सम ऑर्डिनरी प्लेयर्स, टू साइन सम मैच विनर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी टीमों को जिनके साथ हम compete कर रहे हैं, चेल्सी है वो फोफाना को साइन कर रहे हैं, वो उनके पास हकीमी है, जिएक है, ठीक है, तो वो लगे हुए हैं साइन करने को। वो एंजो फर्नांडिस को भी अप्रोच करें, हालांकि सुनने में आ रहा है कि एंजो फर्नांडिस के साथ उनकी डील अब नहीं होने वाली। 120 मिलियन मांगे हैं बेनफिका ने, जो चेल्सी देने को तैयार नहीं है।
लेकिन दे आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग। अभी लिवरपूल की बात करो तो गैक्पो को उन्होंने साइन कर लिया, उनके पास जोटा आ जाएगा, तो उनके पास भी मैच विनर्स हैं। सिटी की बात करूं तो आई डोंट थिंक गिनाने की जरूरत है, हालैंड है, केडीबी है, जूलियन अल्वारेज है, ग्रीलिश है, मतलब उनके पास तो पूरी लाइनअप ही है। और न्यू कासल की भी अगर बात करें जो अभी इस बार उन्होंने बड़ा अच्छा किया, तो आइसक हो, विल्सन हो, यंगटन हो, मतलब सारी टीम्स के पास मैच विनर्स हैं। मुझे अभी भी लगता है कि हम मैच जीत जरूर रहे हैं, लेकिन हर मैच में ल्यूक शॉ आके आपके लिए गोल नहीं मारेगा, हर मैच में कैसेमीरो गोल नहीं मारेगा। क्या होगा अगर 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 ये इंजर हो जाते हैं या किसी मैच में कुछ येलो कार्ड हो जाता है, रेड कार्ड हो जाता है। वी नीड डेप्थ, जहाँ पे हमको साइन करने की बहुत ज़रूरत है। अभी सुनने में ये आ रहा है ट्रांसफर मार्केट में कि एटलेटिको मैड्रिड ने डिमांड किए हैं अराउंड 20 मिलियन यूरोज फॉर जाओ फिलिक्स लोन पे देने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई मतलब मुझे थोड़ा वो ना थोड़ी वैसी वाली फील आ रही है कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि हम दुकान पे चाहे मम्मी के साथ और दुकान वाला बोले 1200 की ड्रेस और मम्मी कहती है कि 200 रुपये में देनी तो दे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा वो वाला हिसाब, उन्होंने 20 मिलियन मांगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहा भाई 4 मिलियन देंगे, हम इतने ही दे सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा चिंदीगिरी हो रही है मुझे लग रहा है हमारे बिहाफ पे, इतनी भी नहीं करनी चाहिए। तो अब एटलेटिको मैड्रिड को भी दिख रहा है कि यार ये लोग तो बेशर्म है, ये तो लोग तो हटने नहीं वाले। ये तो पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि ये प्लेयर गंवा देते हैं, पैसे खर्च कर राजी नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा प्राइस नीचे लेके आए। अब वो कह रहे हैं कि चलो 12 मिलियन पे हम तुम्हें देने को तैयार हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले अभी भी टच से मस नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 4 मिलियन पे ही लेंगे। तो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा अपनी टीम से कि यार देखो इतनी चिंदीगिरी अच्छी नहीं होती। मुझे लगता है अगर 8 से 10 मिलियन के बीच भी अगर हमें जाओ फिलिक्स मिल जाता है तो दैट वुड बी ए गुड डील, तो हमें साइन उनको कर लेना चाहिए बिकॉज वी नीड दैट। क्योंकि अगर आप देखो चेल्सी हो या आर्सेनल हो, दोनों ही अभी वो मूड्रिक और एंजो फर्नांडिस के पीछे पड़े हुए हैं, और मूड्रिक की डील चेल्सी के साथ नहीं हो रही है, और एंजो फर्नांडिस ने भी लगभग उनको मना कर ही दिया है उनके क्लब ने। तो आर्सेनल मुझे लग रहा है कि वो एंजो फर्नांडिस को या मुड्रिक में से किसी एक को तो वो ले जाएगा। तो आर्सेनल भी ले गया मुड्रिक या एंजो फर्नांडिस को, लिवरपूल ले गया आपके कोडी गैक्पो को। तो अगर हमें तो बाकी क्लब्स के साथ अगर कोप अप करना है तो वी नीड टू साइन जॉ फिलिक्स, और जॉ फिलिक्स को अब हमें साइन कर लेना चाहिए, इतनी चिंदीगिरी नहीं करनी चाहिए। एक और कंसर्न जो मेरा है दैट इज, मैंने तारीफ की डेविड डिगेया की, लेकिन आप जानते ही होंगे कि न्यू कैसल ने अपने गोलकीपर को वापस बुला लिया है जो उन्होंने लोन पे हमको दिया हुआ था। भाई बहुत 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 तेज़ चीज़ है ये न्यू कैसल वाले, उनको पता था कि इनके ये टीम अभी, अगर आप न्यू कैसल वालों के पास देखो उनके पास अभी 4-5 गोलकीपर पड़े हुए हैं, बेंच पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गोलकीपर वापस मंगवा लिया। अगर खुदा ना खास्ता अगर डेविड डिगेया किसी मैच में इंजर हो जाते हैं तो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो हमें मुझे लगता है कीपर की साइनिंग भी करनी चाहिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। गोलकीपर की साइनिंग इज ऑल्सो ए मस्ट फॉर अस। नाम जोड़े जा रहे हैं जीरू के साथ भी कि जीरू भी शायद आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में लोन पे, पर मुझे नहीं लगता कि वो सीरिया में अपना ग्लोरियस, वहाँ पे बड़ी तगड़ी इस में रेस चल रही है मिलान और नेपोली के बीच टाइटल के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो वहाँ से छोड़ के यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड आना पसंद करेंगे। बट आ जाए तो आई कांट से, बट मुझे नहीं लगता कि वो डील हो रहा है, दैट सीम्स हाईली अनलाइकली टू मी। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि हमें जॉ फिलिक्स को साइन कर लेना चाहिए। तो यार ये तो होगी बात। मैं बात करूँगा थोड़ी सी रोनाल्डो की। तो यार रोनाल्डो ने फाइनली, हम चाह तो रहे थे कि वो यूरोप में रहें, लेकिन फाइनली उन्होंने यूरोप में अपना करियर ख़त्म किया एंड ही मूव टू अल नसर। वो रिपोर्ट्स जो आ रही थी सारी कंफर्म हुई, फाइनली ही वेंट देयर, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। हमको दिख जाएंगे शायद वो 1-2 दिन में उनकी जर्सी को हॉर्न करते हुए और मैच खेलते हुए, बड़ा अच्छा उनको वेलकम मिला वहाँ पे। तो ठीक है यार, मतलब रोनाल्डो की लेगेसी एंड एवरीथिंग, रोनाल्डो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि आई हैव वॉन एवरीथिंग इन यूरोप, जो भी यूरोप में जीतने के लिए था उन्होंने सब जीत लिया, और वो सही बात है, उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। एक जो बड़ी अजीब सी खबर निकल के आ रही थी कि उनकी क्लॉज है जहाँ पे अगर न्यू कैसल यूनाइटेड जो है वो चैंपियंस लीग खेलती है तो रोनाल्डो कैन कम बैक। अब सबसे पहले तो जो सोर्स था इस न्यूज़ का, मुझे उसी पे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये मार्सा ने न्यूज़ दी थी, मार्का जो भी कह लो। तो जितने भी हमारे फुटबॉल फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं जो नए देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जब भी मार्का कोई चीज़ रिपोर्ट करे ना तो आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्का ऐसी है जो, ये उस तरह के लोग हैं जो जैसे यूट्यूब में होते हैं ना वो थंबनेल वाले कि था क्लिक बेट देके कि आपको दिखाएंगे कुछ, अंदर कुछ और ही होगा। तो अभी न्यूकासल यूनाइटेड के कोच जो हेडी होवे उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके नॉलेज में या उनकी तरफ से ऐसी कोई भी क्लॉज ऐड नहीं करवाई गई है, ना ही कोई ऐसी क्लॉज है कि जहाँ पे रोनाल्डो वापस आएंगे न्यूकासल अगर वो खेलते हैं चैंपियंस लीग में। और ये बात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गई थी, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद देखी है रोनाल्डो की। वहाँ पे उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया में कि माई चैप्टर इन यूरोप इज़ ओवर नाउ, आई एम हेयर टू प्ले इन एशिया
टू प्रॉबेबली, ये तो ठीक है कहने की बात है, नाउ ही जस्ट वांट टू एंजॉय हिज टाइम। और अच्छा है, अब वो वेस्टर्न मीडिया और सबसे दूर रहेंगे, रिटायरिंग ईयर्स में थोड़ा अपना चिल आउट करेंगे, अच्छा इंस्पायर करेंगे एशियन टीम्स को, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब उसी टर्म्स में देखा जा सकता है। और किसी आप कहोगे कॉम्पिटिटिव फुटबॉल तो आपको उस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। तो लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि सुनने में आ रहा है कि 19 को एक पेरिस सेंट जर्मेन और अल नसर और अल हिलाल की कंबाइंड टीम्स का एक मैच है फ्रेंडली। तो एक बार हमको मेसी वर्सेस रोनाल्डो देखने को मिल सकता है, जो वर्ल्ड कप में नहीं हुआ यहाँ पे हो सकता है अगर वो खेलते हैं वो मैच दोनों प्लेयर। तो यही सब है अभी के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और कुछ और जानकारी के साथ। प्रॉबेबली मैनचेस्टर डर्बी में मिलूंगा मैं आपसे प्रीव्यू लेके और उसके बाद रिव्यू लेके। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए द फ्लैग इज अप।